I think the girls with their nails done now. Hello friends, a very warm welcome to you all on our YouTube channel Mustang Minds Guidance like never before. And today our guest is S. Rahman Khan, who got recommended in his 4th attempt for Serious SSC Non-Tech course. तो इस वीडियो में हमने रहमान खान से उनके एसएसबी एक्सपीरियंस को लेके फर्स्ट टू 5 डेज जो उनका एक्सपीरियंस रहा था उन्होंने वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो रहमान ने जैसा बताया था कि उनकी जो प्रेपरेशंस थी वो एनडीए से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनका एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया तो वो टीएस एंट्री के लिए गए थे और वो वहाँ से स्क्रीन आउट हो गए थे। सेकेंड अटैम्प्ट ये अपने एनसीसी एंट्री के लिए गए थे, वहाँ भी ये स्क्रीन आउट रहे थे। थर्ड अटैम्प्ट जब इनका एफकेट क्लियर हुआ था तो ये एएफएसबी के लिए गए थे, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। और ये इनका फोर्थ अटैम्प्ट था ओटीए के लिए, सीडीएस एसएससी नॉन टेक कोर्स के लिए, एंड फाइनली ये इलाहाबाद बोर्ड से सीडीएस एंट्री में रिकमेंड हो गए हैं। तो चलिए इनसे बात करें। हाय रहमान, क्या हाल है? हाय जसदीप, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड यार। बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे चैनल पे आज आते हुए देखते हुए, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के लिए हम लोग काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन रहमान का भी थोड़ा स्केड्यूल ऐसा है कि उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था, कभी मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन फाइनली रहमान आज हमारे चैनल पे हैं वो, और अपना एक्सपीरियंस आज हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो रहमान, हाँ, तो ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था? हाँ जसदीप, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि रहमान अपने फोर्थ अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं। तो रहमान, जो आपके प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स थे, आई थिंक वो हाँ, आपने एनडीए से ही स्टार्ट कर दिया था, एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना। तो ये आपके मन में कब आई थी ये चीज कि आपको डिफेंस ज्वाइन करना है? एक्चुअली मैं एनसीसी में जूनियर डिवीजन में था और मैं कॉलेज में भी सीनियर डिवीजन में था। तो मैं जब कैंप्स वगैरह अटेंड किया, ऑफिसर्स एंड एनसीओ जेसीओ से मीट कर रहा था, तो तब मेरे को एक इंटरेस्ट आ गया था कि आर्म फोर्सेस में लाइफ थोड़ा अलग ही है सिविल से। तो जैसे वैसे कि मैं कैंप्स वगैरह स्टार्ट किया था अटेंड करना, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं डिफेंस में कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो ज्वाइन करना है तो आर्म फोर्सेस में ही ज्वाइन करना है करके, तो एनसीसी से ही मेरा इंटरेस्ट आया था। अच्छा, तो बेसिक एनसीसी से ही आपके अंदर वो एक अर्ज आ गई थी, जब आपने देखा होगा कैंप्स वगैरह में कि ऑफिसर्स आर देयर, जवान्स आर देयर टू ट्रेन यू फॉर द एनसीसी। तो तब से ही आपने ये सोच लिया था कि हाँ, ज्वाइन करना है तो सिर्फ डिफेंस ही ज्वाइन करना है। तो ओके, सो एनसीसी आपने अपने स्कूलिंग में ही ऑप्ट कर ली थी? आपने अपने स्कूल से ही आपने एनसीसी ज्वाइन की थी? हाँ, मैं स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में जूनियर डिवीजन में 2 साल किया हूँ, और कॉलेज में भी ओके 3 साल सीनियर डिवीजन में किया हूँ। 5 साल एडविंग से ही किया था। ओके, एयर विंग से आपने एनसीसी अपनी की थी, और स्कूल से ही आपने 9th क्लास में ही अपनी एनसीसी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। हाँ तो एनसीसी के बाद आपने अपना एनडीए एग्जामिनेशन के लिए आपने जैसे कि प्रिपेयर किया था क्लास 12 में, तो आप आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अपने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एनडीए एग्जामिनेशन के, जो आप क्लियर नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ, उसके बाद अपने टीएस एंट्री में गए थे आप। हाँ, टीएस एंट्री में गया था 2016 में, और उसमें स्क्रीन आउट हो गया। ओके, तो आपको क्या लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या रियलाइज हुआ था कि आप क्यों स्क्रीन आउट हुए थे? उसका रीजन क्या रहा होगा? मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो मैं थोड़ा टीपीडीटी में डिस्कशन में थोड़ा डोमिनेटिंग हो गया था। दूसरों को इतना चांस नहीं दिया बात करने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसीलिए स्क्रीन आउट हो गया। अच्छा, तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब पीपीडीटी के बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है टू कम ऑन अ कॉमन स्टोरी, तो हाँ उसके अंदर आप थोड़ा डोमिनेट हो जाया करते थे, हाँ। वो एक रीजन रहा है। ओके, ठीक है। तो फिर आप जब अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में गए तो उसके लिए आपने क्या-क्या प्रिपरेशंस की थी? उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के, चैनल्स वगैरह देख के थोड़ा प्रैक्टिस किया था, ओआर हम्म। वगैरह सॉल्व किया था। बट मैं सही के लिए इतना प्रैक्टिस कर नहीं पाया। बट फिर भी इंटरव्यू वगैरह के लिए मिरर में बैठ के प्रैक्टिस करना, थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन करके गया था मैं। अच्छा, तो फिर आप अपने आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में जब आप गए थे तो वो आपकी एनसीसी एंट्री थी, हाँ और उसमें भी द लक डिडंट प्ले दैट ग्रेटेस्ट रोल, और उस वजह से आप स्क्रीन आउट हो गए थे अपनी एनसीसी एंट्री हाँ। में भी। ओके, तो उसके बाद आप
अपनी थर्ड एंट्री में आई थिंक ग्रेजुएशन टाइम पे जब आपने सीडीएस प्रिपेयर किया था, तो उसमें गए थे आप सीडीएस प्रिपरेशन में या फिर एफकेट के लिए गए थे आप? एफकेट में गया था थर्ड एंट्री। अच्छा, थर्ड आप गए थे एफकेट के लिए अपने ग्रेजुएशन टाइम पे। तो हाँ। आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज ये बताना चाहेंगे कि सीडीएस और एफकेट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशंस अपनी की थी? आपने ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर दी थी या अपने 12th के बाद ही अपने एंट्रीज के लिए स्टार्ट कर दिया था पढ़ना? मैं रिटन एग्जाम के लिए जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में था तभी स्टार्ट किया था। मैं एक दिन में 1 to 2 आवर्स स्पेंड करता था। एक्चुअली आर्यन पाथफाइंडर करके एक बुक है और लूसेंट जीके करके भी एक बुक है। तो इसमें मैं यस जितना यस। भी जीके सारा पढ़ा था मैं। उसके बाद इंग्लिश भी सेम बुक से प्रिपेयर किया था। और मैथ्स के लिए गुप्ता करके एक बुक मिलती है मार्केट से खरीद के, वो भी प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद मैं 10 years प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करने में थोड़ा स्पीड भी आ गया था और पैटर्न भी पता चल जाता है कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। तो सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था। इसके उसके बाद मैं 3 बार एफकेट और 3 बार सीडीएस ओटीए के लिए क्लियर किया था। ओके, तो आपने इतनी ज्यादा प्रेपरेशन की थी अपने रिटन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए, तो इससे साफ ये पता लगता है कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है जो कि कैंडिडेट्स देखते हैं कि एक रिकमेंडेड कैंडिडेट है तो शायद लकीली वो रिकमेंड हो गया या फिर उसने 5 दिन अपना सही से परफॉर्म कर लिया सो ही गॉट रिकमेंड। लेकिन आप अगर एक सीडीएस एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो या एफकेट एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो तो उसके लिए आपको इतना हार्डवर्क भी करना पड़ता है, इतनी प्रेपरेशंस पहले करके रखनी पड़ती हैं, तभी आप एक एग्जाम क्लियर कर पाते हो, जो कि बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे रिटन एग्जामिनेशंस के एसएसबीज के अंदर। ओके रहमान, तो फिर जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट होता है कि अगर मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूं तो ही मेरे पास एक एज है कि मैं रिकमेंड हो पाऊंगा, या फिर मैंने अपने स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं मैं तो फिर मैं रिकमेंड हो पाऊंगा, मेरे पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस चीज का। तो आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे कि आर्मी बैकग्राउंड या फिर स्पोर्ट्स पर्सन ये कुछ मैटर करता है कि नहीं एसएसबी के अंदर? मैं ये बोलना चाहूंगा आर्मी बैकग्राउंड, सैनिक स्कूल या जॉर्ज स्कूल, इसमें से इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट जब आप स्पोर्ट्स में वगैरह एंगेज रहते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप टीम के साथ स्पोर्ट्स वगैरह प्ले करते हैं तो उसमें वो टीम स्पिरिट आ जाता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक चांस मिलता है। जब आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ लिव करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में है तो आपको एजुकेशन एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स में आपको एंगेज रखते हैं, तो आप एक ऑलराउंडर जैसे रहते हैं। बट आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। क्योंकि मैं ये बोलना चाहूंगा, जब मैं रिकमेंड हुआ था फोर्थ अटेम्प्ट में, वहां पे मेरे साथ 3 कैंडिडेट्स थे। एक के पापा ब्रिगेडियर थे और 2 के पापा कर्नल थे। बट तीनों कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे। मेरे को इसमें अच्छा। कुछ और भी सैनिक स्कूल्स के भी एक सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे, तो वो भी रिकमेंड नहीं हो पाए थे। और मैं सैनिक स्कूल से हूँ ना, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कंप्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। तो भी रिकमेंड वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप परफॉर्म करते हैं, आपका बिहेवियर वो कंप्लीटली आप पे ही डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, तो ये मतलब कि उतनी कोई चीजें मायने रखती नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स का एक ये डाउट भी चलो यहाँ पे क्लियर होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक आर्मी बैकग्राउंड है या फिर आप डिफेंस स्कूल से, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से आप पढ़ के आए हो तो आपके पास एक एज है रिकमेंड होने के लिए। अगर आप सिंपल सिविलियन बैकग्राउंड से भी हो और इफ यू आर पोर्ट्रेइंग वेल योर पर्सनालिटी टुवर्ड्स द एसएसएस, इफ यू आर नॉट फेकिंग योर पर्सनालिटी, तो वो चीज आपके लिए काम करेगी अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। ठीक है। अच्छा रहमान, तो अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड डे के ऊपर, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएसबी के अंदर, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो साइकोलॉजी के लिए आपने कैसे प्रेपरेशंस की थी? साइकोलॉजी के लिए मैं लास्ट 1 वीक में ही मैं मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन किया था। जैसे कि हमें डब्ल्यूएटी लिखने में पहला प्रिपरेशन साइक के लिए डब्ल्यूएटी से ही किया था। जैसे कि हमें 15 सेकंड मिलता है और हम स्टार्टिंग में 15 सेकंड में ही सेंटेंस बनाना ट्राई करते हैं, तो उसमें अच्छा सेंटेंस बन नहीं पाता है। तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था, मैं एक एक वर्ड के लिए एक एक मिनट लिया था और मैं उसके बाद अच्छा सेंटेंस बनाना ट्राई किया। और एक 60 सेंटेंस लिखने के बाद मैं फिर से उसमें चेक किया मैं कहाँ कहाँ नेगेटिव वर्ड्स लिख रहा हूँ। पॉजिटिव वर्ड भी आ रहा है तो उसमें कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस लिख देता था। और इसमें कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें जब आप एक सेंटेंस लिखने के बाद उसको पढ़ के देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि इसमें आप क्वालिटी और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इंड एंड एस वॉट, ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसको रिमूव करके कमा यूज कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और डब्ल्यूएटी के लिए आप 5 या 6 वर्ड्स में सेंटेंस लिखेंगे तो बढ़िया है, ताकि आपको टाइम प्रेशर फील नहीं होता है।
और आपको जितने भी नेगेटिव वर्ड्स मिला वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो सेंटेंस अच्छा आ जाता है। तो मैं पहले WAT से स्टार्ट किया, 2-3 दिन में मैं एक्चुअली 600 वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस किया था, 200 नेगेटिव वर्ड्स एंड 400 पॉजिटिव वर्ड्स के लिए सेंटेंस बनाया था। ओके। और उसके बाद मैं फिर से उसको इम्प्रूव किया था, तो WAT मेरा ठीक हो गया था। और TAT पे आए तो TAT में कभी कभी नेगेटिव पिक्चर्स आते हैं, बट मोस्टली पॉजिटिव या न्यूट्रल पिक्चर्स ही आते हैं। तो मैं TAT फुल एंड फुल मैं अपने लाइफ से ही रिलेट करके लिखा था, जैसे कि मैं NCC कैडेट था और कॉलेज में एकेडमिक कॉम्पिटिशंस वगैरह हो रहे थे, और बाइक राइडिंग मेरा हॉबी है, बाइक राइडिंग, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस, और मेरा करंट जॉब जो है, मैं सारे TAT इसी में इन्वॉल्व करके लिखा था, जैसे कि इनोवेशन करना, एक ट्रिप या प्लान एक ऑर्गेनाइज करना, या कुछ नया सा इन्वेंट करना, और दोस्तों को सपोर्ट करना। मैं स्टोरीज मोस्टली पॉजिटिव में ऐसे ही लिखा था। और सिचुएशन रिएक्शन में हमें ये ध्यान में रखना है कि उसमें एक सिचुएशन मिल रहा है तो उसमें हम ट्रू रिस्पॉन्स लिखना है, जैसे कि अगर हम वो सिचुएशन में होंगे तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे। जैसे कि जब आप जा रहे हैं, इसमें एक सेंटेंस, एक SRT मिल रहा है, यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड अ पर्सन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट विल यू डू। वैसा रहा तो हम एक्चुअल सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे वेदर ही इज फिट एंड ही इज ओके, he is okay, we will just give him some water and we will move from that place. बट मैं पहले ऐसे सेंटेंस लिखता था कि जैसे कि मैं हॉस्पिटल को कॉल करूंगा, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करूंगा, ये वो सब करूंगा करके, बट रियलिटी में मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं देखूंगा अगर वो पर्सन ठीक है तो मैं वहां से चले जाऊंगा। अगर कोई पर्सन आपको गन पॉइंट में आपसे पैसे वगैरह ग्रैब रॉबरी कर रहा है, तो रियल लाइफ में तो अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं सारा चीज जो भी मेरे पास है मैं दे दूंगा उसके पास, और उसके बाद जो पर्सन था मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, उनको हेल्प करूंगा कि ऐसा एक पर्सन मेरा रॉब किया है। बट मैं जब लास्ट अटेम्प्ट में गया था, मैं लिख दिया था कि मैं ओवर पावर करूंगा, मैं उनको मार के ऐसा, ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं SRT में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिया था, और SRT में क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। इस बार भी मैं 50 सेंटेंस ही लिखा था, आउट ऑफ 60 में मैं 50 सेंटेंस लिखा था, बट मैं अच्छा क्वालिटी से लिखा था। तो ये SRT का हो गया। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हम खुद का लिख सकते हैं, जैसे कि व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड योर फ्यूचर, ये हम लिख सकते हैं। बट व्हाट आवर फ्रेंड्स थिंक ऑफ आवरसेल्फ, व्हाट आवर एम्प्लॉयज और टीचर्स थिंक, व्हाट आवर पेरेंट्स थिंक्स, ये हम उनसे ही पूछना पड़ेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। जब हम दूसरों से पूछेंगे तो हमें अच्छा आइडिया मिलेगा। उसके बेसिस में मैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन फ्रेम किया था, उसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस भी किया था। तो साइक को मैं 1 हफ्ता सारा स्पेंड किया था साइक में, ऐसे ही प्रैक्टिस करके गया था मैं। ओके। तो जैसा कि आपने TAT का बताया, अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, तो TAT के अंदर आपने जैसा बताया कि आपने सारी पिक्चर्स जो थी अपनी पर्सनालिटी से रिलेट करके फिर आपने स्टोरीज बनाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर हॉबी इज टू बाइक राइडिंग आपकी एक हॉबी है, तो आपने उसके ऊपर बनाई। बॉडी बिल्डिंग हो गया, आपने अपनी जो जॉब आप करेंटली कर रहे हैं उससे रिलेट किया आपने, या फिर जो भी एकेडमिक्स वगैरह की आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है, आप उससे रिलेट करके बनाइए। पिक्चर्स नेगेटिव भी आएंगी, लेकिन इफ यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन, सो हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, यू जस्ट हैव टू राइट दैट इन योर स्टोरीज। तो ठीक है, वो एक चीज खत्म होती है वहां पे। और SRT का जैसे आपने बताया कि अगर एक सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है, जैसे कि इफ अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, इफ यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, सो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर रिएक्शन एट दैट टाइम। तो जैसा कि आपने बताया कि वही आप जाके पहले उसको, फर्स्ट स्टेप वुड बी लाइक दिस ओनली, कि आप उसके पास जाएंगे, आप चेक करेंगे कि इफ ही इज ओके और नॉट। इफ ही इज ओके, आप उसको थोड़ा पानी दोगे, थोड़ा फर्स्ट एड, और फिर ही इज फाइन टू गो, तो वो चले जाएगा। लेकिन अगर वो सिवियरली इंजर्ड है वो, तो फिर आप थोड़ा जाएंगे, उसको चेक करेंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर आप फर्दर स्टेप्स करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, आप सीधा ही हॉस्पिटल को कॉल नहीं करेंगे। हाँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई रहमान आपने, जो कि काफी हेल्पफुल होगी सबके लिए। ओके, तो अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ ही कभी कभी इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इंटरव्यू की तरफ आते हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, हमारे थॉट प्रोसेस से, या फिर वो हमें स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रेपरेशन के साथ ही जाना चाहिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए? पर्सनल इंटरव्यू कंप्लीटली हमारे पे डिपेंड करता है। जैसे कि
उसमें क्वेश्चंस हमारे ऊपर ही आने वाले हैं, जैसे कि व्हाट आर योर हॉबीज, इंटरेस्ट, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, क्या क्या अचीवमेंट्स किया है, इसी में आने वाला है। बट हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे नहीं सकते, हमको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, स्कूल में हमने क्या क्या किया था, कॉलेज में क्या किया था, हम लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल फेस किया है। जैसे कि जॉब में आ जाए तो हम बैठ के थिंक करना चाहिए कि हमने जॉब में एक्चुअल चैलेंजेस क्या क्या फेस किया है, उसको कैसे हमने वो ओवरकम किया था। तो ये सब हम बैठ के ये क्या 2 दिन थिंक करेंगे, तभी हमको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, हम उसको अच्छे वे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। हम विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे तो ये क्या 2 गलत बोल देंगे, उसके बाद हम स्टैमर होने लगेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो हम गलत गलत आंसर्स देने लगते हैं और वो थोड़ा मेसी हो जाता है। तो इंटरव्यू के एसएसबी के लिए और इंटरव्यू के लिए सबके लिए प्रिपरेशन करके जाना अच्छी बात है। प्रिपरेशन करके जाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी लर्निंग्स हैं आपकी या फेलियर्स रहे हैं आपके लाइफ में, आप पहले से उन्हें नोट डाउन करके प्रिपेयर करके जाएंगे तो इट वुड हेल्प इन योर पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो रहमान, जैसा कि मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, आपने RSRM में भी जब अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह की, तो आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी ट्राई करते थे कि जो स्पोर्ट्स आपने पहले से नहीं खेला हुआ है तो आपने वहां पे स्टार्ट किया उसको प्रैक्टिस करना कि अभी हाँ। इफ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी तो मुझे उस चीज को खेलना चाहिए या फिर ट्राई करना चाहिए। तो ये आप हमारे प्लीज व्यूअर्स को भी बताइए कि अगर कोई विलेज बैकग्राउंड से भी आ रहा है, इफ ही और शी डजंट हैव दोज रिसोर्सेज कि वो अपनी लाइफ में उस चीज को नहीं कर पाए, अगर उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनको वो चीज करनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ SSB या नहीं? हम अगर कुछ भी चीज हम जब भी स्टार्ट करते हैं, हम बिगिनर ही रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। जब हम स्टार्ट करने लगते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाते हैं। तो जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। हमें ये नहीं फील करना चाहिए कि हम इतना एज के हो गए हैं। इट इज बेटर टू स्टार्ट लेट देन नेवर। सो मैं जब RSRM में था तो मैं पहली बॉल वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं वहां से स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट्स वगैरह खेलना स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा डेवलप करने लगा। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि बास्केटबॉल खेलने में आपको किसने हेल्प किया था? ऑब्वियसली आपने ही तो हेल्प किया था। आप अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, हमारे टीम पैंथर्स के कैप्टन भी थे आप, तो आपने ही मेरे को बास्केटबॉल खेलने में हेल्प किया था। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स हियर। अब मेरे व्यूअर्स काफी खुश हो जाएंगे। जस्ट किडिंग। ओके, तो रहमान, अब हम लोग अपनी थर्ड टेक्निक के ऊपर आगे बढ़ते हैं जो कि है GTO 1 एंड GTO 2। तो ओके। उसके लिए जैसा कि हमारे व्यूअर्स को पता है कि उसके अंदर हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, लेक्चरेट होता है। तो उसके लिए आपके प्रो टिप्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो वो आप क्या बताना चाहेंगे अपने तौर से? GTO में मैं 2 इसमें डिवाइड किया था मेरे प्रिपरेशन के लिए। जो 6 टास्क होते हैं वो हम ग्रुप के साथ परफॉर्म करते हैं, और 3 टास्क हम इंडिविजुअल करते हैं, जो कि कमांड टास्क, लेक्चरेट एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इस 3 टास्क में हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं, और बाकी 6 टास्क में हम ग्रुप के साथ परफॉर्म करते हैं। जब भी हम ग्रुप टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं तो अपना ग्रुप को अपना टीम जैसा समझना है, और उसमें हमारा सेल्फ परफॉर्मेंस से ज्यादा अपना टीम परफॉर्मेंस, हमारा टीम विन करना है, इसके लिए हम कंट्रीब्यूट करने के लिए सोचना है। तो उसमें अपने आप वो क्वालिटीज प्रोजेक्ट हो जाती हैं। पहला टास्क में आऊंगा ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में इतना जनरल नॉलेज हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स तो बहुत सिंपल टॉपिक्स ही आते हैं। हमें इतना भी बात नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम 2 या 3 पॉइंट दे रहे हैं तो भी वो काफी है, बट पॉइंट में एक वैलिड होना चाहिए। जैसे कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देना भी अच्छी बात ही है, बट उसमें हमारा, हम क्या थिंक करते हैं उस टॉपिक के बारे में, हमारा ओन व्यूज को उसमें ऐड करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। जैसे कि मेरे मतलब को कोई भी मिला टॉपिक था। है तो मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसमें अपना एक पर्सनल ओपिनियन जो भी है आपका वो हाँ। आपको आगे रखना है। हाँ। ओके। और जैसे कि मेरे को एक टॉपिक मिला था कि जैसे कि कोविड आया था, फ्यूचर में से कोविड जैसे पैंडेमिक आएंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन या हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना या इकोनॉमी को बढ़ाना, इसमें कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोला इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज COVID affected all the 200 countries of the world, but only 10 countries of the world invented Definitely. vaccine, and India also supported lots of countries
इन सप्लाइंग वैक्सीन टू अदर कंट्रीज। तो इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से कोविड को कंट्रोल कर पाए थे, तो मैं इस टॉपिक में बात किया था। जब हम ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं तो 3 या 4 टॉपिक मिल जाती है उसमें सब पॉइंट्स जैसा, उसमें हम एक में ही बात करना चाहिए, 3 या 4 में भी नहीं बात करना चाहिए, एक में बात करना चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन में ओके किसी को कट नहीं करना चाहिए, जब दूसरे बात करते हैं तो उनको कंप्लीट करने के लिए चांस देना चाहिए। जब हमें टाइम ओके एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तब हम बात करेंगे, और 2 या 3 पॉइंट अच्छा बोल्ड वॉइस में कॉन्फिडेंट के साथ लाउड एंड क्लियर बात करेंगे तो वो अच्छा है। ओके। तो मतलब इन पॉइंट्स का वहां पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर किसी का पॉइंट आ भी रहा है तो आपको उसको ओवर पावर तो वहां पे नहीं करना है। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट, देन यू कैन प्रोवाइड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट थिंग। हाँ। ओके। और अगर हम लोग यहीं से जीपी की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो उसके लिए कौन कौन से क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने चाहिए जब आप डिस्कस कर रहे हैं जीपी के बारे में? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में पहले हमको टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन ब्लीड हो रहा है या एक्सीडेंट से मीट हो गया तो वो हमारा पहला प्रायोरिटी होगा। और सेकंड प्रायोरिटी ये होगा जिसमें लॉट्स ऑफ लाइव्स इन्वॉल्व है, जैसे कि ट्रेन में रेलवे ट्रैक में बॉम्ब रख दिया जा रहा है, या विलेज में कोई बॉम्ब या ये सब कुछ रख दिया जा रहा है, तो वहां पे लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा हो रहा है, तो वो हमारा सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। और जो कोई एमएलए वगैरह अबडक्ट किडनैप हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए। और वहां पे एक रेड हेयरिंग भी होता है, जैसे कि बफलो फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया, वो फाइंड आउट करना ऐसा। या एक छोटा सा चाय का दुकान है, वो घास है जो जल रही है, मतलब ये रेड हेयरिंग इसीलिए बोल रहे हैं कि घास तो 2-3 मिनट में जल जाएगी, इसमें हम इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, ऑन फायर। ये हमारा लास्ट में रखना चाहिए। तो हम टास्क को पहले प्रायोरिटाइज कर लेंगे, उसके बाद हम रिसोर्सेज क्या क्या है देखेंगे। हिडन रिसोर्सेज भी होते हैं उसमें, जैसे कि एक हाईवे रोड है तो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जा रहा होगा, व्हीकल्स का मूवमेंट होगा। हमारे पास कोई बोट या हम जो व्हीकल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो हमारे पास वो भी व्हीकल है। हमारे पास मोबाइल फोन ये सब नहीं होगा, बट जब रेलवे लाइन्स वगैरह जाते हैं तो वहां पे कुछ ये हमारे पास कुछ मिलेगा। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कैलकुलेट करना चाहिए, और हमारे टीम को डिवाइड करना चाहिए कि ये टास्क ये टीम करेगी। सो टीम को स्प्लिट करके सेंड करना है, और टाइम एंड डिस्टेंस को हम ध्यान में रखना है, जैसे कि इतना किलोमीटर दूर में है तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, उसमें अच्छा सा कैलकुलेशन करना है। तो ये सब चीज ध्यान में रखे एक परफेक्ट प्लान बनाना चाहिए। और हमारा लास्ट जो फाइनल टास्क होगा, जैसे कि कॉलेज को वापस आना है या ये मैरिज को अटेंड करना, हमारा जो है उसको भी हम टाइम में कंप्लीट करना है। ओके। तो मतलब एक डिस्टेंस और टाइम कंस्ट्रेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप हाँ। कोई सिचुएशन जो आपको दी गई है जीपी के अंदर आप उसको अकॉम्प्लिश कर रहे हो, तो आप किन किन रिसोर्सेज का यूज ले रहे हो, आप किस वे से जा रहे हो, मेटालिक रोड है, कच्चा रोड है, और उस पर आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, तो वो भी आपको अपने जीडी के अंदर वो पॉइंट्स रखने हैं। हाँ। ओके। तो ठीक है रहमान, ये तो ही मेंटल टास्क की बात जो जीटीओ के अंदर होते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने जीटीओ 2 के ऊपर, जिसमें हमारी सारी फिजिकल टास्क आ जाती है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क हो गया, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पीजीटी, तो पीजीटी के लिए आपने मतलब किस तरीके से प्रिपेयर किया था आपने आपको, और आपने कैसा परफॉर्म किया था इस बार 4th अटेम्प्ट में जब आप रिकमेंड हुए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए अपना। पीजीटी में मोस्टली हम कैंडिलेवर बना के ही ऑब्स्टेकल्स वगैरह क्रॉस करते हैं। अब जब आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मटेरियल को कैसे यूज करना है, जैसे कि आपको टायर मिल रहा है या कोई प्लैंक या रॉड मिल रहा है, इसको कैसे यूज करना है, ये आइडिया सबको यूट्यूब वीडियो से ही मिल जाएंगे। बट ये डिपेंड करता है कि हम ग्रुप में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपके पास एक आइडिया है, वो आइडिया अच्छा है तो ग्रुप आपके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कोई बात टेंशन नहीं लेने का, आप ग्रुप को सपोर्ट करो। मटेरियल हमारे पास जो मटेरियल दिया है कैरी करने के लिए वो ले जाने में ग्रुप को सपोर्ट करो। और जब ग्रुप का किसी जगह में स्टक हो जाती है, किसी के पास आइडिया नहीं है, तो तब आप आपका आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वी विल मेक अ ब्रिज लाइक दिस, वी कैन यूज मटेरियल लाइक दिस। ऐसा जब हम आइडिया तब मिलेंगे तब आप ग्रुप को हेल्प कर सकते हैं। तो पीजीटी में तो 4 स्टेजेस जैसे होते हैं और उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, और ये ग्रुप में 8 से 12 लोग होते हैं, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है आपका आइडिया एक्सप्रेस करने का, हेल्प करने का। तो जब इनिशिएटिव लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास और भी टास्क है, एचजीटी है, कमांड टास्क है, एफजीटी है। तो ग्रुप को सपोर्ट करना हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, ताकि पूरी ग्रुप क्रॉस करके 45 मिनट्स में चारों ऑब्स्टेकल क्रॉस करे, ये हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए।
और रूल्स को कभी कभी भी ब्रेक नहीं करना है। जब भी जीटीओ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो अच्छे से लिसन करना है। कभी कभी जीटीओ कलर कोड को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइट में मटेरियल नहीं रख सकते हैं, ब्लू में मटेरियल रख सकते हैं, कभी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। जब हम प्रॉपरली लिसन करेंगे तो वो हम एग्जैक्टली ये कर पाएंगे। और रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना है, जैसे कि पैर नीचे नहीं रखना है और मटेरियल टच नहीं होना है, तो ये थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है। और किसी पे भी शाउट नहीं करना है, पेशेंटली और कामली फुल एनर्जी के साथ करेंगे तो ऑब्स्टेकल क्रॉस हो जाता है। ओके, तो मतलब ये पीजीटी के अंदर इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि आपको रूल कोई ब्रेक नहीं करना है, वहां पे कलर कोडिंग का ध्यान रखना है अगर वहां पे वो चेंजेस करवा दिए जाते हैं। और अगर आपका एक आइडिया जो है वो वहां पे आपका मतलब जो ग्रुप है वो वहां पे वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है अगर, तो आपको ब्लंटली कोई अपना डिसीजन नहीं लेना है, वहां पे आपको सपोर्ट करना है अपने ग्रुप को, आप बस हेल्प कीजिए उन्हें। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं पीजीटी से। तो पीजीटी के बाद अगर हम लोग आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पे, तो इस बार आपने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स किए थे? मैं 10/10 किया था। अच्छा, आपने 10 किए थे, बिल्कुल। ओके, तो उसके लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मुझे इस ऑब्स्टेकल से ही स्टार्ट करना है, या फिर आप एक सर्कुलर फैशन में ही आपने पूरा लूप कंप्लीट किया था वो? जैसे कि हम आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, जीटीओ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल स्टार्ट करने से पहले हमें हर एक ऑब्स्टेकल दिखा देते हैं, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा ऑब्स्टेकल पास में, कौन सा दूर में। तो हमें माइंड में एक मैप जैसा बना लेना चाहिए, हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और कहाँ पे खत्म करने वाले हैं, ताकि हम सारा कंप्लीट कर पाए। ताकि हम एक ऑब्स्टेकल से और दूसरे ऑब्स्टेकल में रन करने का टाइम थोड़ा पास में होगा, तो टाइम हमें थोड़ा सेव हो जाता है। तो मैंने एक सर्कुलर फैशन में ही स्टार्ट किया था। जहां से मैं स्टार्ट किया था एंड भी उसी जगह के पास आके किया था मैं। और मैं फिजिकल थोड़ा रनिंग वगैरह प्रैक्टिस करके गया था, ताकि एक ऑब्स्टेकल से दूसरे ऑब्स्टेकल्स के इन बिटवीन गैप हम रन करेंगे तो थोड़ा हमें टाइम सेव हो जाता है। और थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह भी करके गया था, ताकि हम बर्मा ब्रिज, रोप, टार्जन स्विंग, इसमें सब थोड़ा हमें एक एडवांटेज मिल जाए। ओके, और फुल जोश के साथ रहना चाहिए, मैं ये बोलूंगा। फुल जोश के साथ, एनर्जी के साथ करेंगे तो हम 10/10 कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं 10th ऑब्स्टेकल में था तो टाइम हो गया था, कंप्लीट कर नहीं पाया था 10th ऑब्स्टेकल, बट फिर भी वो हो जाता है। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग वगैरह भी आपने की हुई है और थोड़ा फिजिकल स्टेमिना है आपके अंदर, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल दी ऑब्स्टेकल्स इन अ गिवन टाइम, आप कर लेंगे वो चीज। हाँ। ओके, ठीक है रहमान, अब हम लोग यहाँ से आते हैं स्नेक रेस के ऊपर, जिसके Okay. अंदर की वही हमें टेंट दे दिया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ अ शेप, इन स्नेक के फॉर्म में, और उसको आपको लेके चलना होता है और सारे ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करने होते हैं आपके ग्रुप के साथ। तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है? जैसे कि जब हम स्नेक ऑब्स्टेकल रेस या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या स्नेक रेस करते हैं, तो हमारे साथ और भी टीम्स compete करते हैं, 2 या 3 टीम्स रहते हैं। हमारा इसमें पहला ये रहना चाहिए कि हम कहीं भी जगह रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, ये हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और टीम फर्स्ट आना, ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। हमको टीम को हेल्प करना है, जैसे कि कोई पर्सन थोड़ा हेवी है तो उनको वॉल वगैरह क्लाइंब करने में थोड़ा दिक्कत होगी, उस जगह पे जाके आप हेल्प कर सकते हैं। और किसी को हाइट से वगैरह थोड़ा डर लगता होगा, ताकि 2 वॉल के बीच में जब प्लैंक में आप जा रहे हो तो उनको थोड़ा डर लग रहा होगा, तो उनको आप जब चीयर अप करेंगे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो टीम को चीयर अप करना चाहिए। और हम सारा ग्रुप स्नेक रेस जब कर रहे हैं तो हमें एक वॉर क्राई मिल जाता है। वो पूरा रेस में ना हम वॉर क्राई जोर से चिल्लाते रहेंगे, शाउट करते रहेंगे, तो पूरी टीम को एक जोश मिल जाती है। अगर हम हमारे से हो सकता है तो हम पहले भी फ्रंट अच्छा, में भी मैं दौड़ सकते हैं। रहमान आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं अगर आपको याद है कि आपने कौन सा वॉर क्राई ऑप्ट किया था आपकी टीम ने? हमने भारत माता की जय ऑप्ट किया था। ओके, भारत माता की जय, हाँ। ठीक। और ओके। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं वॉर क्राई कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया था, मैं पूरी जगह शाउट करता रहा। और स्नेक ऑब्स्टेकल रेस से लेकर गेम बहुत फन, बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप उसको, स्ट्रेस ही नहीं मिलता है, बहुत मजे मजे में कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये भी चीज बताना चाहूंगा कि जब RSRMA में भी रहमान हमारी टीम में जब परफॉर्म करते थे, तो ही वाज दी वन ऑफ दी पर्सन जो सबसे ज्यादा वॉर क्राई बिल्कुल पूरे जोश के साथ चिल्लाते थे, भला वो रनिंग के अंदर हो या वो फिर किसी गेम के अंदर हो या फिर एज एन ऑडियंस भी, वो काफी फुल जोश के साथ ही हमेशा रहा करते थे। तो बस मैं ये एक चीज बताना चाहता था अपने व्यूअर्स को, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने SSB में भी परफॉर्म किया होगा, आई श्योर। और
ओके रहमान, तो आपने ये चीज बताई अपनी स्नेक रेस के बारे में। अब आते हैं हम लोग कमांड टास्क के ऊपर, जहां पे ओके। कि आपको कैंडिडेट को कमांडर बना दिया जाता है एंड ही विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि उसको अपने 2 सबऑर्डिनेट सिलेक्ट करने हैं। तो हाँ। वो आपने किस बेसिस पे सिलेक्ट किए थे और आपको क्या टास्क मिला था इस बार फाइनली आपके 4th अटेम्प्ट में, एंड हाउ डिड यू एबल टू डू इट? वो आपने कैसे उस चीज को किया, तो वो थोड़ा बताइए। कमांड टास्क में जीटीओ ने हमें एक ऑप्शन दिया था, हमें जितने सबऑर्डिनेट लेना है ले सकते हैं, ये 1 या 2 या 3, बट हमारी सारी टीम में 2 ही सबऑर्डिनेट चूज किया था। और ओके। टास्क ऐसा था, सिंपल था, जैसे कि एक हमारे पास मटेरियल है, इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करके ले जाना है। कुछ कैंडिडेट्स को राउंड फैशन में मिलता है, जिसमें सेंटर में कुछ बॉम्ब वगैरह रखा जाता है, उसको ले आना है, या ऐसा कुछ मिलता है। हमारे टीम में किसी को भी ऐसा नहीं मिला था, सबको सेम टास्क जैसा ही मिला था, इधर से उस तरफ क्रॉस करके फर्स्ट जाना है लाइन मेरे एंड को। फिनिश लाइन। हाँ, मेरे को हेल्पिंग मटेरियल 2 प्लैंक मिले थे, मेरे को रॉड और रोप नहीं मिला था, बस 2 प्लैंक ही मिले थे। और मैं कमांड टास्क में ये बोलना चाहूंगा, हम जो भी कमांड देते हैं डिलिबरेट और लाउड होना चाहिए। हम सबऑर्डिनेट को क्लियरली बताना चाहिए कि क्या करना है, ये प्लैंक उठाओ, इसको ऐसे रखो। हम उसको वो कमांड देंगे कि इस फैशन में रखो, इसके ऊपर ये रखो, ये करो। हम कमांड देने वाले हैं, अच्छे से लाउड एंड क्लियर कमांड देना चाहिए। हमको वहां पे जाके काम नहीं करना है। और हमें, हमारा काम यह है कि हमें थिंक करना है, कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, कैसे ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकते हैं, हमें आइडिया सोचना है। अगर हम किसी भी जगह में फंस जाते हैं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो दूसरा आइडिया थिंक करना पड़ेगा, हम उसी जगह पे स्टक होके नहीं जाना है। अगर कोई सबऑर्डिनेट गलती भी कर देता है, मटेरियल नीचे डाल दिया, कोई रूल्स भी ब्रेक कर दिया, हम उस पर शाउट नहीं करेंगे। हम उसको शांत, काम एंड कंपोज बोलेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम उसको हमारे सबऑर्डिनेट्स को हम सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मेरा टास्क भी थोड़ा सिंपल जैसा ही था, बट एक पॉइंट पे मैं स्टक हो गया था, तो मेरे को वहां पे अच्छा। बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था। तो मैं फिर दूसरा आइडिया सोचा और मैं दूसरे वे से कंप्लीट कर दिया था, बट 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। जैसे कि 15 मिनट दिया जाता है, मेरे को 15 मिनट 30 सेकंड लगे कंप्लीट करने में, बट मैं कंप्लीट भी कर दिया था। इस जगह में आप जीटीओ पे थोड़ा प्रेशर भी डालना चाहेंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चंस पूछेंगे जॉब या एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि मेरे को एजुकेशन रिलेटेड और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस ड्यूरिंग कमांड टास्क पूछे गए थे। थोड़ा प्रेशर डालने के लिए हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, हम एकदम काम एंड कंपोज्ड रहेंगे, तो चिल रहना चाहिए। और जब आप अच्छा पीजीटी एचजीटी में अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको सबऑर्डिनेट बुलाया जाएगा, ताकि आपको हेल्पफुल फाइंड आउट करेंगे। तो आपके जो बैचमेट्स हैं वो भी आपको सबऑर्डिनेट बुलाएंगे। और मेरे टीम में 7 मेंबर्स थे, इसमें 4 बार मैं सबऑर्डिनेट बुलाया गया था। ओ वाह। अ, ओके। बस ये बोलना चाहूंगा। ओके। तो जब आपकी कमांड टास्क भी फाइनल हो गई थी, तो जब आपका मतलब ऑलमोस्ट आपका कॉन्फ्रेंस डे था, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी कि इस बार आपकी परफॉर्मेंस कैसी गई है? जैसे कि आप पिछले अटेम्प्ट्स में अपने सिर्फ आपने एक ही कॉन्फ्रेंस देख पाए थे आप, तो आपका ये सेकंड कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उससे पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी कि इस बार आपने कैसा परफॉर्म किया है, या फिर आप इस बार रिकमेंड हो पाएंगे कि नहीं? इस बार मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड था। जैसे कि मैं बोला था, इस बार मैं रिजल्ट में इतना फोकस नहीं कर रहा था, मैं परफॉर्मेंस में ही फुल एंड फुल फोकस था। तो मैं मेरे बेस्ट दे पाया था, मैं अपने परफॉर्मेंस अच्छा। से सेटिस्फाइड था। और मैं 2 जगह में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जब एक कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि वेयर यू कुड हैव परफॉर्म बेटर, तो मैंने बताया ये 2 जगह में मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, बट आई एम सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस, ये बताया था मैं। तो आई वॉज वेरी ओके। श्योर दैट दिस टाइम आई विल गेट गुड रिजल्ट। ओके। तो जब आप अपने कॉन्फ्रेंस राउंड के लिए गए थे लास्ट में, जब सारे साइकोलॉजिस्ट, सब जीटीओ एंड डिप्टी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट्स वर सिटिंग देयर, तो उस टाइम आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर आप रिकॉल करके बता पाए हमें? मेरे पास पहला क्वेश्चन ये था कि वेयर आर द एरियाज यू कुड हैव डन बेटर, तो हम्म। और evaluate your performance, how many marks you will give to yourself out of 10 in psych, in GTO, in interview। तो मैंने दिया था I ओके। will like to give 8 out of 10 marks in psych। रीजन पूछा तो मैं बताया था मेरा हैंडराइटिंग इतना लेजिबल नहीं था, इसीलिए मैं 1 मार्क कम करूंगा। और टीएटी में कुछ स्टोरीज में मैं और भी थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में लिख सकता था, बट इतना मैं परफॉर्म अच्छा 3-4 स्टोरीज में मैं थोड़ा शैलो शैलो लिख दिया था, तो मैं इसके लिए भी 1 मार्क कट करूंगा, तो 8 मार्क्स दूंगा मैं अपने साइक के लिए। जीटीओ में भी मैं 8 मार्क्स दिया था, क्योंकि मैं 10th ऑब्स्टेकल कर नहीं पाया था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में। और ओके। कमांड टास्क में भी थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया था मैं, 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो गया था। बाकी सब तो टीम अच्छी टीम थी, एक आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो अच्छा गेम जैसा गया था। तो जीटीओ भी मैं
8 मार्क्स देना चाहूंगा। इंटरव्यू में 9 मार्क्स दिया था मैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और थोड़ा इम्प्रूव, मैं थोड़ा वर्बोस हो गया था और भी थोड़ा उसको इम्प्रूव कर सकता था, इसीलिए मैं 9 मार्क्स दिया था पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओ ओके। ओके, तो आपसे ये 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अपने परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कीजिए। हाँ। ओके, तो अब आते हैं हम लोग डी डे पे, जो कि कॉन्फ्रेंस के बाद ही है। जब आपका रिजल्ट सुनाया जाता है, आपको टेस्टिंग हॉल में आप सब बैठे होते हैं और सबकी हार्ट बीट जो है इतनी तेज धड़क रही होती है कि हाँ प्लीज कॉल माय चेस्ट नंबर, कॉल माय चेस्ट नंबर। तो उस टाइम पे आई नो कि आपकी क्या सिचुएशन रही होगी। तो जब आपका चेस्ट नंबर कॉल आउट हुआ, तो तब कैसा लगा आपको इस बार? अ, जब हम रूम में वेट कर रहे थे अपना रिजल्ट्स के लिए, उस समय मैं बहुत नर्वस हो गया था, क्योंकि इट वाज लाइक माय लास्ट अटेम्प्ट। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट बट स्टिल आई वाज वेरी नर्वस, अगर नहीं होगा तो क्या करें, दूसरा प्लान भी हमारा क्या होगा करके मैं इसमें थोड़ा टेंशन हो हम्म, गया था। जब हम्म, रिजल्ट्स के लिए सर आए थे और उन्होंने छोटा सा हम्म, एक स्पीच भी दिया था, वो स्पीच सुन के मैं थोड़ा काम हो गया था। और जब रिजल्ट्स हम्म, अनाउंस करना स्टार्ट किया, पहला नंबर चेस्ट नंबर 16 बोला था, और पहला नंबर वो मेरा ही था, चेस्ट नंबर 16। तो वाह, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अचीव्ड समथिंग बिग। सो क्या, दिस वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, लाइक आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एब्सोल्युटली। I felt very proud of myself, and I was very happy. Uh, it was a different feel, like first time in life I was feeling like that. So ये दूसरे 1-2 दिन के लिए मैं वो सोच के मैं थोड़ा बहुत ही हैप्पी था। जब भी मेडिकल चल रहा था तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट रिकमेंडेड। या और आई थिंक मैंने भी आपको जब कॉल किया था, सो आपके आई थिंक तब काफी लोगों से बात हो रही थी और मुझे ये भी लग रहा था कि क्या रहमान मेरा फोन अभी उठाएंगे या वो ज्यादा ही बिजी ना हो। और तब आपने मुझे बताया था कि आपने नहीं, हमारे टीम लीडर को भी ये न्यूज दी एंड ही वाज रियली वेरी हैप्पी कि यू गॉट रिकमेंडेड। ओके। ओके, सो रहमान, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स कि आप प्लीज उन्हें ये बताइए कि जब आप RSRMA से ट्रेनिंग करके अपने इस SSB के लिए गए, तो RSRMA की जो ट्रेनिंग थी उसने किस तरीके से आपकी हेल्प की इस बार इस SSB के अंदर? आरएसआरएम में हमारे जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे, ब्रिगेडियर दीप भगत, सेना मेडल ऑफ 9 पर SF, उन्होंने करिकुलम ऐसा डिजाइन कर रखा था, हमें एक इंक्यूस्टिव माइंडसेट, जैसे कि व्हाट इज दिस, व्हाई इट हैपेंस लाइक दैट, हर चीज में क्वेश्चन पूछना, थोड़ा ऐसा माइंडसेट को चेंज कर दिया था। और फिजिकल्स, गेम्स, पीटी, ड्रिल, ये सब सब कुछ हम कैसे बोले, हम 18 आवर्स प्रोडक्टिव थे, जैसे कि हम स्लीप के लिए 4 से 5 घंटे मिलते थे और बाकी सब टाइम पे हम कुछ ना कुछ चीज में एंगेज्ड थे, तो ये हमें प्रोडक्टिव बना दिया था। जैसे कि हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड डेडिकेटेड बना दिया था, और मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। पिछले अटेम्प्ट्स में मेरे को थोड़ा सा सेल्फ डाउट था, बट जब RSRMA में हमारा ट्रेनिंग खत्म किया तो वो सेल्फ डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया था। जाके हम 10 किलोमीटर्स का क्रॉस कंट्री वगैरह किया तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। हमें वो कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया था, ये मैं बोलना चाहूंगा। ओके। तो अपॉर्चुनिटी भी मिला था ग्रुप के साथ, हम जब भी कुछ भी करते हैं, जैसे कि नाइट रूट मार्च कर रहे हैं या ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ मार्च। मार्च, हाँ, ऑर्डर ऑफ मार्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम टीम के साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मुझे बिल्कुल। टीम प्लेयर में टीम स्पिरिट को थोड़ा अच्छे से डेवलप किया था, तो मैं टीम के साथ परफॉर्म करने में वो बहुत हेल्पफुल था। और आई थिंक मुझे एक इंस्टेंस याद भी है व्हेन वी वर एट द डाइनिंग टेबल, और ब्रिगेडियर दीप हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे कुछ, दे वर नॉर्मल क्वेश्चंस कि क्या क्या सजेशंस है आपके, आप क्या बताना चाहेंगे। तो आई थिंक तब आपने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्चुअली हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 9 पैरा SF एंड हाउ कैन आई ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। हाँ, सो ही आल्सो आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि आपकी ये जो ट्रेनिंग ही हो रही है, इट इज मोर देन एनफ कि अगर आपको आर्मी के अंदर जाके पैरा SF ज्वाइन करना है, सो आप वो मत सोचिए कि आपको एडिशनली क्या करना है। आपकी ये जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी ड्रिल्स हो रही हैं, स्पोर्ट्स ड्रिल्स हो रही हैं या फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, आप उसी पे ध्यान दीजिए। वही काफी हेल्पफुल साबित होगी सब चीजों के अंदर। एंड जो कि फॉर्चुनेटली वो चीज एक्चुअली हुई भी अब। So we are really happy for you, Rahman, yeah, that you got recommended. Yes, and we will see you soon at the academy
passing out as a Lieutenant Rahman Khan. मी टू। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि रहमान ने जो भी एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने सब कुछ अपना बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब रहमान, 2-3 लाइंस जो भी आप टिप्स देना चाहोगे जो कि फ्रेशर्स कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनको अपनी एसएसबी के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना चाहिए फ्रेशर्स के लिए? जसदीप, मैं फील करता हूँ हमने 2-3 पॉइंट छोड़ दिया है, उसको मैं पहले बोलना चाहूंगा। जैसे कि लेक्चरेट के बारे में, लेक्चरेट में 4 टॉपिक्स मिलते हैं हमें, 3 मिनट प्रिपेयर करने और 3 मिनट बात करने के लिए मिलता है। तो हम पहले मिलता है तो पहले 10 सेकंड में ये टॉपिक को चूज कर लेना चाहिए, कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसमें हमें पहले हेडिंग टॉपिक के बारे में एक 20 सेकंड के लिए बात करना चाहिए। उसके बाद बॉडी होना चाहिए उसमें, उसके बाद उसमें यूजेस क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। जैसे कि मेरे को बायोटेक्नोलॉजी मिला था तो मैं बात किया व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, हाउ बायोटेक्नोलॉजी डीएनए कैसे कट करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, और उसमें मॉडर्न डे में यूसेस क्या है, ताकि हम एल्गे, हमारे रिलायंस में भी हम एल्गे टू ऑयल कन्वर्ट करते हैं। तो एनवायरमेंटल में उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उसके बारे में बात किया था। उसमें हमारा थॉट्स क्या है वो भी ऐड किया था, और कंक्लूजन में मैं अपना थॉट्स देके खत्म कर दिया था। मैं 2.5 मिनट्स में ही लेक्चरेट खत्म कर दिया था, हाफ मिनट पहले खत्म कर दिया था। बट मैं फुल कॉन्फिडेंस और जोश के साथ विद स्माइलिंग फेस बात किया था। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस में इसी तरीके से पूछा गया था। पहले मेरा एजुकेशन के बारे में, स्कूल में क्या क्या किया था, कॉलेज में क्या क्या किया था, इन सब, मेरा फेवरेट टीचर कौन है, क्यों पसंद है वो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है, और मेरा हॉबीज एंड स्पोर्ट्स इंटरेस्ट क्या है, फैमिली के बारे में, मम्मी पापा क्या क्या कर रहे हैं, किसके साथ हम क्लोज हैं। अब जब हम ऑब्स्टेकल फेस करते हैं तो हम किससे बात करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में हमें अच्छा जानकारी है रहना चाहिए। हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनका पॉजिटिव क्या है, उनका नेगेटिव क्या है, और हम खुद के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर नेम, हम जो जगह से आते हैं, व्हाट इज योर होम टाउन, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, स्पेशलिटी क्या है। और हमारे जॉब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब या आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके एजुकेशन के बारे में, आपके जॉब में क्या क्या आपकी चैलेंजेस, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो अवेयर होना चाहिए। जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा 40% इंटरव्यू जॉब में ही पूछा गया था। चैलेंजेस आई फेस्ड, हाउ आई ओवरकेम इट, व्हाट आई लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट जॉब, व्हाट आवर सीनियर्स एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर प्लान क्या है, पिछले एसएसबी में क्यों रिकमेंड नहीं हुए थे, इस बार उसको कैसे करेक्शन किया था, और मिसकेलेनियस सिचुएशन, जैसे कि आप मेडिकल आउट हो गए तो आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा। तो ये सब हमें पहले प्रिपेयर करना चाहिए। और स्क्रीनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीनिंग के लिए 2-3 टिप्स देना चाहूंगा। वो यार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वो यार सब कर लेते हैं बट टाइम बहुत कम मिलता है, तो स्पीड होना चाहिए हमारे लिए। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी वो यार के लिए स्पीड आएगा। वो यार वेरी इंपॉर्टेंट है। पीपीटीटी जब बनाते हैं, जब हम एक पिक्चर दिखता है तो उसे हमें प्रॉपरली रिलेट करना चाहिए। मेरे को एक पर्सन मिला था, उसमें वो बियर्ड सब रख के लुंगी जैसा पहन रखा था, और कुछ कैंडिडेट्स लिख रहे हैं कि वो एनसीसी कैडेट है या 17 साल का स्कूल। वो टोटली इररिलेवेंट हो जाता है। उसको पिक्चर के साथ, हाँ, उसको पिक्चर के साथ रिलेट करना चाहिए। और मैंने लिखा था इसे 25-year-old पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, बुकजिला, ऐसा करके। और स्टोरी को पॉजिटिव में ही, पॉजिटिव नोट में रखना चाहिए। अगर नेगेटिव भी होगा तो उसको हम ऑब्स्टेकल ओवरकम करें, ऐसा रखना चाहिए। कुछ लोग पॉजिटिव स्टोरी में एक नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ले आ जाते हैं और उसमें अपना सेल्फ नहीं दिखाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करते हैं बट खुद के बारे में कुछ उसमें कंटेंट नहीं रहता है, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। स्टोरी थॉट प्रोसेस उनका नजर नहीं आता उसके अंदर। उसमें स्टोरी अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। मतलब स्टोरी अच्छी रहना चाहिए, और जब नरेशन आता है तो लाउड एंड क्लियर रहना है बट शाउट नहीं करना है। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो बैचमेट्स है उनको फेस करके बात करना चाहिए, एसएसएस को नहीं देखना है। और 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट में स्टोरी खत्म कर देनी चाहिए। 10 सेकंड में क्या हुआ, उसके बाद बॉडी, उसके बाद एंड, 45 सेकंड में खत्म कर देंगे तो अच्छा है। जब आप नरेशन अच्छे से कर लेते हैं, आपके बैचमेट्स आपको लिसन करेंगे ग्रुप डिस्कशन में। जब आपकी स्टोरी में एक पॉइंट होता है तो दूसरे कैंडिडेट्स भी वो पॉइंट पे बात करेंगे। और जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, लोग सब मिलके शाउट करने लगते हैं, तो फिश मार्केट सिचुएशन बन जाता है। तो मैं ये चूज करता हूँ कि जब स्टार्ट होता है डिस्कशन में शांत रहता हूँ। 15-20 सेकंड बाद जब एक छोटा सा पॉइंट, एक शांति मिलती है, तब मैं बात करता हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि फुटबॉल मैच चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं वॉलीबॉल मैच चल रहा है, हम उसको कंबाइन करके एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है। जो सबके स्टोरी हम जब लिसन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि सबके स्टोरी में क्या कॉमन है करके। तो हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में ले आने का सोचना है। अगर ग्रुप स्टोरी के लिए कोई चांस है, ग्रुप स्टोरी के लिए जब आते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा खुद पे नॉमिनेट करने से बेहतर दूसरों को हम नॉमिनेट करना चाहिए। कोई परफॉर्म कर नहीं पाया तो
इनको नॉमिनेट करेंगे तो उसको वो थोड़ा चांस देना चाहिए उनको। को चांस देना चाहिए, तो दूसरों के लिए हम थोड़ा उसमें हम इनिशिएटिव दिखा सकते हैं। तो मैं स्क्रीनिंग के लिए ये बोलना चाहूंगा, ओके फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो स्क्रीनिंग तो इजी होता है, यही बोलना चाहूंगा। ओके तो जैसे कि आपने बाकी टेक्निक्स के बारे में तो बता दिया था, स्क्रीनिंग के बारे में भी आपने काफी वैल्यूएबल पॉइंट्स दे दिए हमारे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि जो गाइडेंस वगैरह के लिए नहीं जा पाते हैं या फिर जिनको एक जो मेंटोर होते हैं, मेंटोरशिप वो नहीं मिल पाती है, तो उनको कम से कम इन पॉइंट्स का तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको इन चीजों का भी नहीं पता होगा तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली वहां जाके स्क्रीन आउट हो जाते हैं मेजरली। तो ठीक है, ये काफी पॉइंट्स उन्हें हेल्प करेंगे रहमान। तो we will wish you all the very best for your upcoming थैंक यू days in your जसप्रीत। yes in your training. So तब तक के लिए goodbye audience, and I hope that you like this video. So like and share this video, and I would say कि हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे अपडेट्स आपके पास जल्दी से जल्दी लेके आ पाए और आपको काफी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू जसदीप फॉर गिविंग an opportunity to share my experience. Of course, Rahman. Thank you so